Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and enjoy my fan fictions. So let's start our fan fiction journey. ये गिल्टी लवर ऑफ इनोसेंट क्रिमिनल का नेक्स्ट पार्ट है. लेट्स स्टार्टेड. वांग जी अपने मेंशन में आता है और वो विंग को कुछ ग्रोसरीज की बैग दे देता है और सीधा बिना कुछ कहे अपने रूम में चला जाता है. विंग भी उन सारी बैग्स को लेता है और किचन में अपना वर्क करने चला जाता है. थोड़ी देर बाद ही विंग अपने हाथ में स्नैक्स की एक ट्रे लेकर और दूसरे हाथ में उस बॉल को पकड़े हुए वांग जी के रूम के बाहर खड़ा था. वो वांग जी के रूम के डोर पर 2 बार नॉक करता है और बाद में उसे ओपन करके अंदर चला जाता है. वो देखता है कि वांग जी भी अभी अभी शावर लेके बाहर आया है और उसने सिर्फ बाथरूम पहना हुआ था. विंग एक नज़र वांग जी को देखता है और तुरंत अपनी नज़रें नीचे झुका लेता है. वांग जी भी विंग को ही देख रहा था. वो जाकर सीधा काउच पर बैठ जाता है. विंग ने भी उस ट्रे को सामने टेबल पर रख दिया था. वांग जी बैठ जाता है और वो विंग को इशारा करता है अपने हाथ से पास आने का. विंग उसे देखता है और अपनी नज़रें वैसे ही नीचे झुकाए हुए वांग जी के पास आ जाता है. इससे पहले कि विंग कुछ समझ पाता, वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपने लैप पर खींच लेता है. विंग भी खुद को संभाल नहीं पाता और वो जाकर वांग जी के लैप में ही गिर जाता है. वांग जी सामने देखता है और जो ट्रे थी उसमें से स्नैक्स के कुछ पीस उठाता है और उसे विंग को खिलाने लगता है. विंग बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था पर फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता था, जिस वजह से जैसे ही वांग जी ने उन स्नैक्स के पीसेस को विंग के मुंह के पास लाया था, उसने अपने माउथ को ओपन कर लिया था और वो भी उसे ओबीडिएंट बच्चे की तरह खाने लगता है. वांग जी का एक हाथ तो विंग को स्नैक्स खिला रहा था पर दूसरा हाथ उसके कंट्रोल में नहीं था. वो विंग के पूरी बॉडी पर मूव कर रहा था. विंग बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था पर फिर भी वो कुछ नहीं कहता. कुछ देर बाद वांग जी सीधा विंग को वैसे ही अपने बाहों में उठा लेता है पर वो जैसे ही आगे बढ़ने जाता है वो जंजीर बजने लगती है. वांग जी तुरंत उस जंजीर की तरफ देखता है और विंग की तरफ देखता है. उसे नीचे उतार देता है और उसे कहता है मेरे पास आओ. इतना बोलकर वो बेड पर जाकर लेट जाता है. विंग भी जस्ट अपना हेड एक बार उस जंजीर की तरफ करता है, उस बॉल को उठाता है और वांग जी के पास चला जाता है. वो उस बॉल को बेड के पास ही रख देता है. वांग जी जैसे ही देखता है कि विंग ने उस हैवी बॉल को नीचे रख दिया है, वो तुरंत विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपने पास खींच लेता है. विंग सीधा जाकर वांग जी की बॉडी पर ही गिरा था. वांग जी उसकी बॉडी को अच्छी तरह से अपने हाथों पैरों से रैप कर लेता है और उसके हल्के से ईयर के पास जाता है और कहता है जस्ट स्लीप. इतना बोलकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है. वांग जी के चेहरे पर अभी भी वो हल्की सी स्माइल थी. विंग भी उसे देखता है और उसके चेहरे पर भी एक हल्की सी स्माइल आ जाती है. वो भी अपने आंखें बंद कर लेता है पर वो सोच रहा था कि आज आखिर वांग जी को हुआ क्या है. मतलब ऐसा बिहेवियर विंग ने वांग जी का इससे पहले नहीं देखा था. सो वो समझ तो नहीं पाता, फिर भी उसके चेहरे पर एक स्माइल थी. वो भी अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोने की कोशिश करने लगता है. थोड़ी देर बाद ही वो दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं. करीबन 1 डेढ़ शायद 2 घंटे के बाद विंग उठ जाता है. वो वॉच देखता है तो टाइम 9:30 बजे का हुआ था. विंग बहुत डर जाता है क्योंकि ऑब्वियसली ये डिनर का टाइम था और अभी तक डिनर बना भी नहीं था. तो विंग वांग जी की तरफ देखता है जो उसे अभी भी वैसे ही टाइटली रैप करके सोया हुआ था. विंग धीरे धीरे अपनी बॉडी से वांग जी के हाथों को और पैरों को अलग करता है
और नीचे उतर जाता है। वो उस बॉल को बहुत धीरे से अपने हाथ में उठाता है और बाहर आ जाता है। दूसरे वॉशरूम में जाके वो फ्रेश होता है और नीचे आकर किचन में डिनर बनाने लगता है। अपने ज़रूरत के हिसाब से विंग उस ग्रोसरीज का भी यूज़ कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद विंग का डिनर बन के रेडी हो जाता है। वो एक नज़र वांगजी के रूम की तरफ डालता है, एक लंबी सांस लेता है, उस बॉल को अपने हाथ में लेता है और ऊपर जाने के लिए निकल जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत लेट हो चुका था। वांगजी को उठाकर उसे डिनर करवाना ज़रूरी था। सो विंग वांगजी के रूम में जाने लगता है। दूसरी तरफ वांगजी बहुत पीसफुली सो रहा था। अचानक वांगजी को बहुत ज़ोर से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। वो थोड़ा डर जाता है। ऑब्वियसली वो बहुत गहरी नींद में था। वो तुरंत उठकर बेड पर बैठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है, पर विंग उसके आसपास नहीं था। वो तुरंत नीचे उतरता है और बेडरूम से बाहर आ जाता है और सीढ़ियों की तरफ आकर जब वो नीचे देखता है, वो पूरी तरह से शॉक हो गया था, क्योंकि वहाँ विंग गिरा पड़ा था नीचे। वांगजी विंग की नाम से बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और तुरंत भागते हुए नीचे आता है। वो विंग को देखता है तो उसके सर पर चोट लग गई थी, जहाँ से खून आ रहा था। वांगजी तुरंत विंग को अपने बाहों में उठा लेता है, पर वो देखता है कि विंग के पैरों को वो जंजीर अभी भी खींच रही थी, जिस वजह से वांगजी विंग को वैसे ही नीचे रखता है और तुरंत अपने रूम में भागता है। वो वापस उस चेन से जिस चेन से विंग के पैरों को लॉक किया गया था, उस लॉक की लेकर आता है, उसे अनलॉक करता है और विंग को उठा लेता है फिर से अपने बाहों में और उसे बेडरूम में लेके जाता है। वांगजी देखता है कि विंग की चोट ज़्यादा गहरी नहीं थी, पर फिर भी विंग पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो गया था। वो विंग की चोट को ट्रीट करता है, उसे फर्स्ट एड देता है और विंग को कुछ पेन क्लीनर्स और मेडिसिन देता है, पर विंग ऑब्वियसली अनकॉन्शियस था, जिस वजह से वो मेडिसिन खा तो नहीं सकता था। वांगजी उन मेडिसिन का पाउडर बनाता है, उसे थोड़े से पानी में घोलता है और अपने माउथ टू माउथ किस थ्रू विंग को वो मेडिसिन पिलाने की कोशिश करने लगता है, जिसमें वो बहुत हद तक सक्सेस हो भी गया था। थोड़ी देर बाद वांगजी विंग की थोड़ी केयर करता है और उसे फिर से अपने पास सिक्योरली खींच लेता है और सो जाता है। अब सुबह हो चुकी थी। विंग और वांगजी पीसफुली सोए हुए थे। मतलब वांगजी तो सोया था, विंग शायद अभी भी अनकॉन्शियस था। वांगजी विंग की तरफ देखता है, उसके सर पे प्यार से हाथ घुमाता है और उसके फोरहेड पर एक हल्का सा किस करता है, उठ जाता है और सीधा वॉशरूम चला जाता है। अपनी मॉर्निंग रूटीन्स को कंप्लीट करने के बाद वांगजी बाहर आता है। वो देखता है कि विंग अब हल्के हल्के से मूव करने लगा था। वांगजी तुरंत भागते हुए विंग के पास जाता है और उसके चीक पर अपना हाथ रखता है और उसे उठाने की कोशिश करने लगता है। वो उसे आवाज़ देने लगता है। विंग भी पूरी तरह से होश में आ चुका था। वो अपनी आंखें खोलता है और वांगजी को देखता है। वांगजी का कंसर्न फेस देखकर विंग के दिल में कहीं ना कहीं राहत थी, पर फिर भी वो वैसे ही अपना स्ट्रेट फेस लेकर वांगजी की तरफ देखता है और तुरंत जैसे ही वांगजी और विंग की आंखें मिलती है, विंग अपनी आंखें झुका लेता है। वांगजी को विंग को ऐसे देखकर थोड़ा बुरा लगता है, पर फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता था। वांगजी विंग के फेस पर अपना हाथ वैसे ही रखते हुए उसे पूछता है, क्या अब ठीक फील हो रहा है? विंग जस्ट अपना हेड हल्के से नोट करता है। वांगजी विंग को अच्छे से रैप करता है ब्लैंकेट से और उसे कहता है, उठने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज तुम कुछ नहीं करोगे, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं वहाँ से जाके आता हूँ, मैं जल्दी आ जाऊँगा, तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना बोलकर वो विंग को वापस से सुलाने लगता है,
विंग भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी उस रूम से चला जाता है। विंग जैसे ही ये महसूस करता है कि वांग जी उस रूम में नहीं है, वो तुरंत अपने पैर की तरफ देखता है। विंग के चेहरे पर एक स्माइल थी, क्योंकि अब उसके पैरों में वो जंजीर और वो बॉल दोनों नहीं थे। विंग एक सुकून की स्माइल करता है और फिर से अपना स्ट्रेट फेस कायम रखते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वांग जी नीचे आता है और वो कुछ खाने के लिए बनाने की कोशिश करने लगता है, पर वांग जी को खाना बनाना आता ही नहीं था। वांग जी बिजनेस तो बहुत अच्छी तरह से कर लेता था, पर किचन में उसे कुछ भी नहीं आता था। उसे कुकिंग का सी भी अच्छे से निकालना नहीं आता था, तो वो मोबाइल की हेल्प से कुछ बनाने की कोशिश भी करता है तो पूरा जला देता है। फाइनली वांग जी हार मान लेता है और डिनर टेबल की तरफ देखता है, जिस पर रात में ही विंग ने डिनर प्रिपेयर करके रखा था। वांग जी उस तरफ देखता है और वहीं से ही कुछ सूप्स को उठाता है और उसे गरम करके ही सीधा ऊपर विंग के रूम में आ जाता है। वो एक नज़र विंग को देखता है। विंग अभी भी वैसे ही सोया हुआ था। वांग जी विंग को उठाता है। विंग भी उठ जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली इतने से वक्त में वो सोने तो नहीं वाला था, बस वो अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था। विंग उठ जाता है। वांग जी एक नज़र उस सूप की तरफ देखता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, वो मुझे कुछ बनाना नहीं आता, ये तुमने ही बनाया है, तो मैं इसे ही गर्म करके लेके आ गया। विंग को ये सुनकर हंसी आ रही थी, फिर भी वो अपने फेस पर वो नहीं दिखाता और जस्ट नोट करता है। वांग जी उस सूप को विंग को पिला देता है और उस ट्रे को लेकर नीचे आ जाता है। वांग जी उस ट्रे को रखता है और थोड़ी सी उस किचन की हालत सही करने लगता है। ऑब्वियसली वांग जी ने उस किचन की बैंड बजा के रखी थी, पर फिर भी वो कुछ बेसिक गंदगी को साफ़ करता है और सीधा वापस बेडरूम में आ जाता है। वो विंग की तरफ देखता है जो पीसफुली सोया हुआ था। वांग जी विंग को फिर से जगाता है, उसे पेन क्लीनर और कुछ मेडिसिन्स दे देता है और वॉशरूम में जाके अपने ऑफिस के लिए रेडी हो जाता है। वो थोड़ी देर बाद बाहर आता है और विंग से कहता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बहुत जल्द लौट आऊँगा, तुम अपना ख्याल रखना। नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कुछ और काम करने की। विंग जस्ट अपना हेड नोट करता है। वांग जी विंग को अच्छी तरह से ब्लैंकेट में रैप कर देता है और वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस जाने से पहले और मेंशन से निकलने के बाद वो अच्छी तरह से उस मेंशन के डोर को लॉक करता है और फिर चला जाता है। जैसे ही वांग जी निकला था, ये बात विंग ने कंफर्म कर ली थी, वो तुरंत बेड से नीचे उतर जाता है। उसकी हालत कुछ अच्छी नहीं थी। ऑब्वियसली वो बहुत ज़ोर से गिरा था और उसके सर में भी बहुत ज़ोर से लगी थी। विंग का सर थोड़ा सा चकरा रहा था, पर फिर भी वो खुद के चेहरे पर पानी मारता है और खुद को होश में रखने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि वांग जी ने उसे मेडिसिन्स भी दी थी, जिस वजह से उसे नशा चढ़ रहा था, नींद आ रही थी। तो विंग खुद को होश में रखने की कोशिश करता है। वो तुरंत उस रूम से बाहर आ जाता है और अपने उस छोटे से स्टोर रूम में चला जाता है। उस रूम का डोर ओपन करता है, अंदर जाता है और बेड के नीचे से एक छोटा सा बैग निकालता है, जिस बैग में सिर्फ 2 क्लोथ्स थे, मतलब 2 जोड़ी क्लोथ्स थे। फर्स्ट तो उसका वेडिंग ड्रेस था और सेकंड वो कपड़े थे जो उसने वेडिंग से पहले, मतलब वेडिंग सूट को पहनने से पहले पहने हुए थे। वो एक जीन्स, ब्लैक टी शर्ट और हुडी था, ब्लैक जैकेट था और उस जैकेट को कैप भी थी। विंग उसे पहन लेता है और उस मेंशन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। ऑब्वियसली विंग उस मेंशन में बहुत दिनों से था, तो उसे उस मेंशन का बहुत सारी चीज़ें पता थी।
विंग दो चीज़ें जानता था कि वो डोर से और विंडोज से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि वो सारी अनब्रेकेबल है। मतलब ऑब्वियसली अगर वांगजी को विंग को वहाँ कैद ही रखना था तो उसने वो बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करके रखा है उस पूरे मैंशन को, जिससे विंग बाहर ना निकल सके और ना बाहर का आदमी भी अंदर आ सके। सो विंग दो रूम को छोड़कर बाकी सारे रूम्स को अच्छी तरह से चेक करने लगता है। पहला तो वांगजी का और दूसरा विंग का। इन दोनों रूम की सिक्योरिटी बहुत टाइट होगी, ये बात विंग जानता था। तो वो बाकी सारे रूम्स को ओपन करके चेक करने लगता है कि कहीं निकलने का रास्ता कोई बचा है या नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं होता। तो विंग उन रूम्स के वॉशरूम में जाता है और उसके विंडो की तरफ देखता है। उसमें से एक वॉशरूम की विंडो जिस पर ग्लास लगा हुआ था, विंग उसे तोड़ने की कोशिश करता है। कुछ वक्त बाद वो कांच भी ब्रेक हो जाता है और एक वॉशरूम की विंडो फाइनली विंग ब्रेक करने में सक्सेस हो जाता है। वो तुरंत उस विंडो की बाहर की तरफ देखने की कोशिश कर रहा था, पर वो विंडो थोड़ी ऊपर थी जिस वजह से विंग को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऑब्वियसली अगर उसे वहाँ से निकलना है तो उसे अंदाज़ा तो लगाना होगा कि कितने नीचे कूद सकता है और कितनी लंबी जंप के बाद उसे चोट ज़्यादा नहीं लगेगी। तो विंग कुछ चीज़ों को एक के ऊपर एक रखता है और उन पर चढ़ता है और नीचे देखने की कोशिश करता है। वो सेकंड फ्लोर पे था, मतलब विंग अगर किसी रस्सी थ्रू नीचे जाने की कोशिश करेगा तो वो नीचे आसानी से उतर सकता है। विंग सीधा रूम में आता है, मतलब जिस वॉशरूम की विंडो को विंग ने ब्रेक किया था वो उसी रूम में आता है। उस बेड पे से वह जो बेड था उसमें से शीट खींच लेता है, उसकी रस्सी बनाता है और एक टाइटली नॉट बांध के वो किसी को बांध देता है जिससे वो नीचे ना गिरे। उस विंडो थ्रू ही उस शीट के हेल्प से विंग नीचे उतरने में सक्सेसफुल हो जाता है, पर उसे थोड़ी चोट लग जाती है इन सब चीज़ों में। पर विंग को अभी उस चोट का कोई भी दर्द महसूस भी नहीं हो रहा था। विंग तुरंत इधर उधर देखने लगता है। वो देखता है कि बाहर जो कंपाउंड वॉल थी उस मैंशन की, उसके ऊपर जो तार लगे हुए थे उसमें इलेक्ट्रिक करंट था। विंग बहुत अच्छी तरह से वांगजी को जानता था। ऑब्वियसली वांगजी बहुत क्लेवर था, तो विंग भी उस पर कुछ चीज़ें फेंक कर देखता है तो ऑब्वियसली उसमें करंट था। विंग उस मैंशन का मेन सप्लाई, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, उस मेन सप्लाई को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर के बाद उसे वो मिल भी जाता है। विंग आसपास देखता है और उसे कुछ भी नहीं नज़र आता, तो वो कहीं से पानी ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद ही उसे एक पाइप मिलता है जो गार्डन में जो प्लांट्स थे उन्हें पानी देने के लिए वहाँ रखा गया था। विंग उस पाइप के मेन सप्लाई, मतलब उस टैप को ढूंढता है, उसे ऑन करता है और सीधा उस घर के जो मेन सप्लाई था उस पर पानी डालने लगता है। वो अचानक ब्लास्ट हो जाता है। ऑब्वियसली मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई पर पानी डालेंगे तो वो ब्लास्ट हो जाएगा और पूरे मैंशन की इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है। विंग के पास अब ज़्यादा वक्त नहीं था। वो तुरंत किसी भी तरह से उस वॉल के ऊपर चढ़ने लगता है, जिसकी कोशिश में वो 2-3 बार नीचे भी गिर जाता है और उसे बहुत चोट भी लग जाती है। पर फिर भी विंग की ये हालत नहीं थी, उसे रुकना नहीं था, उसे यहाँ से भागना बहुत ज़रूरी था। तो कुछ कोशिशों के बाद और बहुत सारी चोटों के बाद फाइनली वो नीचे दूसरी तरफ कूद ही जाता है। उस जंप में उसे बहुत सी चोटें लगी थी। ऑब्वियसली ऊपर तार थी तो उस तार से भी उसकी बॉडी थोड़ी सी कट गई थी, पर फिर भी विंग दूसरी तरफ कूदता है और वो सीधा उस मैंशन के मेन गेट के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो उस
मेंशन के मेन गेट के सामने से ही जो रास्ता था वह भागने लगता है, क्योंकि यही एक रास्ता था जो उसे इस जंगल से बाहर निकाल सकता था। कुछ देर भागने के बाद ही विंग को मेन रोड नज़र आने लगती है। विंग उस मेन रोड को देखता है। एक्चुअली उस मेंशन से उस मेन रोड के बीच का जो रास्ता था वो कच्चा रास्ता था, मिट्टी का बना हुआ। तो उस पर वांगजी के रेगुलर कार के निशान थे, टायर्स के निशान। तो विंग उसे ही फॉलो करते करते बाहर आ जाता है, पर वो देखता है कि मेन रोड दो तरफ जा रही है, एक लेफ़्ट और दूसरा राइट। विंग ध्यान से नीचे देखता है तो वांगजी के कार के टायर्स के जो निशान थे वो लेफ़्ट की तरफ से अंदर जंगल की तरफ जा रहे थे। मतलब वांगजी लेफ़्ट की तरफ से आना जाना करता है, विंग उसके अपोज साइड से मतलब राइट साइड पर भागने लगता है। विंग जानता था कि वो रुक नहीं सकता, भले ही उसे अब कितना भी दर्द हो रहा हो, उसके पैरों में और सिर पर जो चोट लगी हुई है वो कितना भी दर्द क्यों ना हो रही हो, पर उसे यहाँ से भागना ही होगा। क्योंकि अगर फिर से उसे वांगजी ने पकड़ लिया तो वांगजी उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा इस बार, और उसका ज़िंदा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसका ज़िंदा रहना ही किसी और की जान बचा सकता है। यही सोचते हुए विंग अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ भागने लगता है उस रोड में। दूसरी तरफ वांगजी वो कार में था और उसे नोटिफिकेशन मिल चुकी थी। ऑब्वियसली उस मेंशन का सारा एक्सेस वांगजी के मोबाइल में था, सीसीटीवी बाकी सब। तो जैसे ही सीसीटीवी ऑफ हुए थे, मतलब जैसे ही विंग ने मेन सप्लाई को ऑफ ब्लास्ट किया था, वैसे ही वो सारे सीसीटीवी भी ऑफ हो चुके थे, जिसका नोटिफिकेशन वांगजी को मिल चुका था और वांगजी समझ चुका था कि कोई तो गड़बड़ है। इसीलिए वो जो अब ऑफिस में जा रहा था वो तुरंत कार को मोड़ लेता है और टर्न लेके मेंशन की तरफ आने लगता है। विंग भी ये जानता था कि वांगजी के पास पूरा उस मेंशन का एक्सेस है, तो ऑब्वियसली उसे पता चल चुका होगा। इसीलिए विंग तो अब रुकने की गलती कर ही नहीं सकता। वो बहुत तेज़ी से भागने लगता है और दूसरी तरफ वांगजी भी बहुत फास्ट ड्राइव करके मेंशन में आ जाता है। वो तुरंत मेंशन के गेट को ऑन करता है और मेन डोर की तरफ भागने लगता है। वांगजी ने जैसे ही मेन डोर को ओपन किया था, पूरे मेंशन में अंधेरा था। वांगजी तुरंत उस रूम की तरफ भागता है जहाँ विंग था। वांगजी जैसे ही उस रूम के डोर को ओपन करता है, वो देखता है कि विंग वहाँ पर नहीं है। वांगजी समझ चुका था कि विंग यहाँ से भाग चुका है। वांगजी की आंखों में फिर से गुस्सा नज़र आने लगता है। वो बहुत गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, इस बार, बस एक बार तुम मुझे मिल जाओ, इस बार मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ने वाला। इतना बोलकर वो अपने लोगों को और अपने गार्ड्स को कॉल करता है कि वो विंग को ढूंढने लग सके। और दूसरी तरफ विंग पागलों की तरफ भाग रहा था। कुछ दूरी पर, मतलब वो कम से कम 1 घंटे से भाग रहा था। और वांगजी को भी विंग के भागने की खबर 1 घंटे बाद ही मिली थी। ऑब्वियसली उसने बहुत कुछ किया था, उस ग्लास को तोड़ा था, नीचे उतरा था, इन सब चीज़ों में उसने ऑलरेडी 1 घंटा लगाया था। और वांगजी इस 1 घंटे में अपने मेंशन से 1 घंटे की दूरी कंप्लीट कर चुका था और वापस 1 घंटे आने, मतलब मेंशन से जाने और आने में वांगजी को टोटल 2 घंटे लगे थे, जिस वक्त में विंग 1 घंटे में बहुत आगे बढ़ चुका था। कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आई होप कि समझ चुके होंगे आप लोग। मतलब वांगजी को मेंशन से ऑफिस के रास्ता कम से कम बहुत दूर था। वो ऑफिसली मेंशन जंगल में था, तो वो 2-3 घंटे का ड्राइव थी, जिसका पता विंग को था। ऑब्वियसली वो जानता था कि ये मेंशन जंगल के बीचों बीच है। तो उसने वांगजी के जाने के तुरंत बाद सारे रूम्स को ढूंढा, जिसमें उसे वक्त लगा। करीबन 1 घंटे बाद वो उस मेंशन से बाहर निकला था और बाद में वो 1 घंटा भागा था और 1 घंटे लेट वांगजी को पता चला था जब उसने उस मेन सप्लाई को डिस्ट्रॉय किया। तब
और आने में 1 घंटा, मतलब 2 घंटे टोटल। तो विंग बहुत आगे जा चुका था। दूसरी तरफ वांगजी उसे ढूंढ रहा था। विंग अब बहुत आगे आ चुका था और उसे कुछ लोगों का ग्रुप नज़र आता है। विंग उस ग्रुप की तरफ जाता है और उन्हें मेन सिटी में जाने का रास्ता पूछता है। वो लोग विंग की तरफ देखते हैं और उसे कहते हैं, हम भी वही जा रहे हैं, तुम चाहो तो हमारे साथ जॉइंट हो सकते हो। विंग जस्ट नोट करता है और तुरंत उन लोगों के साथ जाने लगता है। विंग का पूरा चेहरा कवर था कैप से और मास्क से, जिस वजह से उसका चेहरा कोई देख ही नहीं पाता। वो लोग भी विंग को करीबन 1 घंटे के बाद शहर में छोड़ देते हैं, पर विंग अलग जगह पहुंच चुका था, मतलब मेन सिटी से वो दूर पहुंच चुका था। जो अलग मतलब होते हैं ना बहुत सारे, अब सिटी में तो बहुत सारी जगह होती है, तो वो अलग जगह पहुंच चुका था। विंग देखता है कि वो एक छोटा सा इलाका है। विंग वहाँ ज्वेलरी की शॉप ढूंढने लगता है। विंग के हाथ में एक बहुत एक्सपेंसिव रिंग थी जिसकी थ्रू वांगजी ने उसे प्रपोज किया था, और वो रिंग विंग ने कभी उतारी ही नहीं थी और वांगजी ने भी कभी उसे उतारने के लिए कहा नहीं था। विंग एक ज्वेलरी शॉप ढूंढता है और उस शॉप को वो रिंग के बारे में, उस शॉपकीपर को उस रिंग के बारे में बोलता है, पर वो उसे बेचने से मना कर देता है। वो जस्ट उसे कुछ अमाउंट में गिरवी रख देता है। वो शॉपकीपर तो वो रिंग देखकर बहुत ज़्यादा ही शॉक हो गया था। ऑब्वियसली वो एक छोटा सा शॉप था और वो रिंग बहुत ज़्यादा महंगी थी, वो डायमंड रिंग थी। वो शॉपकीपर उस रिंग के पूरे पैसे तो वैसे भी नहीं दे सकता था, फिर भी विंग की डिमांड भी बहुत छोटी थी। ऑब्वियसली उसे इस रिंग को वापस से लेना भी था, उसे जस्ट गिरवी रखना था। अब उसकी मजबूरी थी, उसके पास कोई भी पैसा नहीं था और पैसों की उसे अब ज़रूरत थी। सो वो उस शॉपकीपर से थोड़े पैसे लेता है, पर ये वादा कर लेता है उससे कि वो वापस आएगा और इस रिंग को ख़रीद लेगा। तो शॉपकीपर इस रिंग को बेच नहीं सकता किसी और को, वो जस्ट उसके पास गिरवी रहेगी। शॉपकीपर भी हाँ कह देता है। विंग कुछ पैसे लेता है और तुरंत मेन सिटी की तरफ, मतलब जहाँ मेन सिटी का एरिया था वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। और वांगजी दूसरी तरफ, पूरे शहर में वांगजी के लोग फैले हुए थे और वो विंग को ढूंढ रहे थे। वांगजी खुद भी विंग को पागलों की तरह ढूंढ रहा था, पर विंग कहाँ जाएगा इस बात का वांगजी को अंदाज़ा था ही नहीं। ऑब्वियसली वो जंगल का एरिया था, तो वो जंगल के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। तो वांगजी ने जंगल में भी बहुत सारे लोगों को भेज दिया था ताकि वो विंग को ढूंढ सके, और बाहर भी पूरे सिटी में भी वांगजी के लोग फैले हुए थे। वांगजी खुद भी विंग को पागलों की तरह ढूंढ रहा था और उसे विंग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ विंग जैसे ही मेन सिटी पहुंचता है, वो तुरंत किसी को कॉल करता है, एक पर्सन का सेलफोन लेके। वो पर्सन भी विंग को एक जगह मिलने के लिए बुला देता है। विंग उस पर्सन के मोबाइल से वो नंबर ब्लॉक करता है और पूरी तरह से डिलीट कर देता है और तुरंत उस जगह पर जाने के लिए निकल जाता है। उससे पहले विंग को कुछ लोगों को देखना था, सो वो उन लोगों को देखता है दूर से ही। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी और बाद में वो उस पर्सन को मिलने चला जाता है। सो इनफ फॉर टुडे, लेट्स टेक अ ब्रेक। एक्चुअली आज का पार्ट एक्सप्लेन शायद मुझे ठीक से नहीं करना आया, मैंने बहुत कंफ्यूज भी कर दिया है, बट आई होप कि मेरी ऑडियंस समझ जाए। और प्रॉब्लम क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये स्टोरी को सब लोग लाइक तो कर रहे हैं पर फिर भी इस पर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा। ये स्टोरी पसंद नहीं आ रही, मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा, या कोई और प्रॉब्लम है मुझे ठीक से बता दो, मतलब मैं उसे और भी अच्छी तरह से सुधारने की कोशिश करूँगी। सॉरी, मैं ही पागल हो चुकी हूँ। हाँ, जो भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, और इस स्टोरी की एंडिंग की हम बाद में बात करेंगे, उस पर बाद में डिबेट करेंगे। अब इस स्टोरी का मेन प्लॉट
जो मेन सस्पेंस है वो खुलने वाला है 2-3 पार्ट्स में। तब आप समझ जाओगे कि वांगजी भी विंग को टॉर्चर क्यों कर रहा था, विंग वांगजी के चंगुल से क्यों भागा, और ये सब अब धीरे धीरे स्टोरी के असली पत्ते खुलेंगे। बाद में हम डिबेट करेंगे कि हैप्पी एंडिंग, सैड एंडिंग या कुछ और। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे बता दो, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की और भी कोशिश करूँगी। पर ऐसे डाउन रिप्लाई मत करो, मतलब स्टोरी बहुत डाउन पे जा रही है और मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि स्टोरी का फर्स्ट पार्ट सबको बहुत पसंद आया, पर सेकंड पार्ट से कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे बताओ, स्टोरी पसंद नहीं आ रही, एक्सप्लेन अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बता देना, मैं उसे सही करने की कोशिश करूँगी। आई होप कि आप सबको स्टोरी पसंद आ रही होगी। गुड बाय, टेक केयर, enjoy your beautiful life.